नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत के बीच और अनिल बलूनी के बीच छिड़ी है जुबानी जंग। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत के पाकिस्तानी सेना के जनरल को प्रा कहने पर बड़ी आपत्ति जताई है। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत एक ऐसे आदमी को भाई कह रहे हैं जिसके हाथ देश के उत्तराखंड के जवानों के खून से सन्ने हैं। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत की ये राजनीति देश का मनोबल तोड़ने वाली है। हरीश रावत जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला है, जिसमें वह पाकिस्तान के जनरल बाजवा को प्रा यानी कि भाई कह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है जिसके हाथ भारतीयों के, उत्तराखंड के वीर जवानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हम इसकी निंदा करते हैं। और हरीश रावत जी, आप देवभूमि के रहने वाले हैं, जहां के प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में है। इस तरह का बयान देना, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कही बात पर पूर्व सीएम हरीश रावत का जवाब आया। हरीश रावत का कहना है कि पाकिस्तान के जनरल एक पंजाबी हैं, क्योंकि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान के एक इलाके को पंजाब कहा जाता है, इसलिए सिद्धू के गले लगाने पर मुझे कोई राजनीति नहीं दिखती। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की सैन्य परंपरा की बात है। अनिल बलूनी जी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हरदा का कहना है कि उनके कई रिश्तेदार सेना में हैं और कश्मीर में दामाद शहीद हुए, इसलिए बीजेपी के दोस्तों से राष्ट्रवाद, सैन्य बलिदान और सम्मान पर लेक्चर की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने लेक्चर सुरक्षित रखें। और अब आपको बताते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। असल में हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्काल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गले मिलने वाली फोटो ट्वीट की थी। हरीश रावत ने भी सवाल उठाए थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, उनके घर बिरयानी खाते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब का रास्ता खोलने के लिए नवजोत सिद्धू अपने पंजाबी प्रा बाजवा के गले मिलते हैं, तो फिर इसमें कैसा देशद्रोह? हरीश रावत ने कहा कि यह बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, हरदा और अनिल बलूनी के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी है, इसको लेकर अब किस तरह से ये पूरी राजनीति आगे बढ़ रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि मामला पंजाब में उठा और इसकी कहीं ना कहीं लहक अब उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीरू, सबसे अहम बात यह है कि पूरा मसला पंजाब, पाकिस्तान, इसके अलावा दोनों राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे अनिल बलूनी हो या फिर हरीश रावत हो। हरीश रावत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ऐसे में दोनों नेताओं की ये जो पूरी राजनीति, खासकर पाकिस्तान और वहाँ के सेना के जनरल बाजवा को लेके, इसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव भी है। और उत्तराखंड के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो उत्तराखंड क्योंकि सैन्य बहुल प्रदेश है, और हमने देखा है कि 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक में किस तरीके से यहाँ पर गुस्सा था, लोगों के अंदर नाराजगी थी। यहाँ के भी जवान शहीद हुए थे, चाहे सीआरपीएफ के मोहन रतूड़ी रहे हों या फिर आर्मी के 2 मेजर्स रहे हों, वो भी शहीद हुए थे। तो एक इमोशनल अटैचमेंट सेना से यहाँ पर है। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों नेताओं की बयानबाजी कहीं ना कहीं पूरे एक इलेक्शन को लेकर भी नजर आती है। तो हरीश रावत ने भी जिस तरीके से बात कही है कि वो भी जानते हैं कि सेना में उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके दामाद खुद शहीद हुए हैं, ऐसे में उन्हें बीजेपी से लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अनिल बलूनी ने उनको ये बात भी याद दिलाई है कि आप राष्ट्रवाद को समझिए और तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स होती है, खासतौर कांग्रेस की इस बात को आरोप लगते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है। तो ऐसे में उत्तराखंड के इलेक्शन से भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जोड़कर देखा जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में इसी तरह की जो बयानबाजी है दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, और भी मसलों पर हमें देखने को मिल सकती है। नहीं लोग बिल्कुल। और अगर देहरादून और पूरे उत्तराखंड की बात की जाए दीपांकर, तो सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि ये चुनावी साल है, चुनाव बस बहुत कम वक्त अब इसमें बचा हुआ है, ऐसे में इस मुद्दे को खास तौर पर अगर सैन्य इमोशन की बात की जाए, जिसका जिक्र आपने भी किया, उसको लेकर ये कितना बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बन सकता है?
जाहिर तौर पर दोनों बड़े नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, और दोनों का एक बड़ी छवि दोनों की इस स्टेट में है। एक राज्यसभा सांसद है, दूसरे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दोनों की कई बातों का एक सीधा सीधा असर जनमानस पर पड़ता है। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में सैन्य धाम बनाने की बात कहकर गए, बीजेपी का अब कहना है कि वो शहीद सैनिक सम्मान यात्रा निकालेगी जहां पर शहीदों के घर की मिट्टी लेकर आएगी, और वहां एक कनेक्ट दिखाना चाहती है बीजेपी कि सैनिक परिवारों के साथ उसका एक अच्छा कनेक्ट है, बड़ा कनेक्ट है। ऐसे में अगर सैनिकों से जुड़े मुद्दे इस तरीके से मसले बनेंगे, इस तरीके से उन पर राजनीति होगी, तो जाहिर तौर पर उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव जो सैनिक वोटर है या जो उनके परिजन है उन पर जरूर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुबानी जंग तेज हो गई है, सेना और उससे जुड़े तमाम मसलों को लेकर अब उत्तराखंड में एक विवाद पैदा हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, पिथौरागढ़ की बात करते हैं। 6 इलाकों में यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर के 6 इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। गुलदार के बढ़ते हमले के खौफ की वजह से ये नाइट जो कर्फ्यू है उसे लगाया गया है। एक साल में 13 लोगों को अपना निवाला गुलदार बना चुका है, और इसलिए अब पिथौरागढ़ और उसके आसपास के जो 6 इलाके हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, लगातार गुलदार का हमला हो रहा था, क्या इसके पीछे का एक ही सॉल्यूशन था कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए, या फिर कुछ और काम वन विभाग इसको लेकर कर रहा है ताकि गुलदार के हमले कम हो और लोगों की तकलीफें कम हो? निश्चित तौर पे नीलू, अगर हम वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं कि वो गुलदार के हमलों से लोगों को बचा सके। कोई तैयारी विभाग ने नहीं की है। लगातार पर्वतीय इलाकों में गुलदार के हमले बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ ही नहीं, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सब जगह यही हालात है। लेकिन वन विभाग पिछले कुछ सालों की जो घटनाएं उनसे कोई सबक नहीं लिया। यहाँ तक कि जो जरूरी उपकरण होते हैं, ट्रंकलाइज करने के साधन होते हैं जो लेपर्ड को, वो भी यहाँ वन विभाग के पास नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन ने यही बेहतर समझा है कि लेपर्ड को आबादी वाले इलाकों से दूर भगाने के बजाय इंसानों को घरों में कैद किया जाए, और 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि पहले दिन कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखा। ये फरमान सिर्फ हवाबाजी साबित हुआ। कोई तैयारी प्रशासन की नहीं थी, पुलिस की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं थी। अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं था कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन संभवतः आज प्रशासन कोई इस पर पहल करे। लेकिन ये जो कर्फ्यू का ऐलान अभी हुआ है, ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है, क्योंकि इससे लोगों को दिक्कतें भी बढ़ेंगी, लोगों के जो अपने रोजमर्रा के तो कार्य। जहां पर गुलदार को पकड़ना चाहिए वहां पर अपनी नाकामी दिखाते हुए वन विभाग ने कर्फ्यू लगा दिया है, और ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। यहां तक कि लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और बात करेंगे बागेश्वर की, तो जिले के कपकोट में बाछम गांव में आग लग गई। आग से 4 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, राख हो गई इस आग में, और लाखों का सामान भी स्वाहा हो गया। एक 6 साल की बच्ची को बमुश्किल बचाया जा सका। 4 परिवार बेघर हो गए हैं और पीड़ित की राहत की अब मांग कर रहे हैं। तो बागेश्वर में भीषण आग लग गई। 4 घरों में जबरदस्त आग रही। एक छोटी सी बच्ची को वो बचाया गया है, लेकिन जो घर में रखा सारा सामान था वो जल गया है, और 4 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। और महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी महंत आनंद गिरी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने आनंद गिरी का श्यामपुर स्थित 3 मंजिला आश्रम एक बार फिर से सील कर दिया। आश्रम का निर्माण गंगा किनारे अवैध रूप से किया जा रहा था, जिस पर मई महीने में भी निर्माण कार्य रोककर सील लगाई गई थी। लेकिन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बावजूद भी आश्रम में कंस्ट्रक्शन चलता रहा। न्यूज 18 पर आश्रम के अवैध निर्माण की खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया, और आनंद फानन में हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर आश्रम को सील कर दिया है। हम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहां गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी के खिलाफ हरिद्वार में संतों की भारी नाराजगी देखने को मिली है। साधु संतों के युवा संगठन ने आनंद गिरी को युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। हरिद्वार के गरीब आश्रम में हुई बैठक में आनंद गिरी को पद से हटाने का फैसला लिया गया है। स्वामी आनंद गिरी जी महाराज जी के विषय में हमने उनको
युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय पद में एक सम्मान दिया था, तो उनको आज हम उस पद से मुक्त करते हैं। उनका इस पद से कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो हमने युवा भारत साधु समाज से उनको पदमुक्त कर दिया है, क्योंकि अब उनका युवा भारत साधु समाज से कोई लेना देना अब नहीं रहा। और ये जांच की बात है, तो ये जांच जो भी सरकार जांच करेगी, जो भी निकलेगा उसमें जो होगा वो दोषी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं। और 2022 के इलेक्शन कैंपेन में युवा वोटर्स को खींचने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी को उत्तराखंड में लाने का प्लान कर रही है, क्योंकि 2017 हो या फिर 2019 का चुनाव, राहुल गांधी कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाए और बीजेपी ने इसी बात का भरपूर फायदा उठाया। कांग्रेस का इलेक्शन 2022 के लिए कैसा होगा, ये कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत को तय करना है। लेकिन चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी को उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है, ताकि यूथ वोटर को खींचने का जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, प्रियंका गांधी कर जाए। हालांकि आएंगे राहुल गांधी भी। राहुल गांधी के आने की बातें भी चल रही, चर्चाएं चल रही कि उनको बुलाया जाए। बिल्कुल आएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि प्रियंका जी भी आए। उत्तराखंड में राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी कितनी असरदार होंगी, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को इसलिए लाना चाहती है क्योंकि 2017 में कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को अपने क्षेत्र में बुलाने से मना कर दिया, और वही इस बार भी होगा। कि राहुल गांधी जी को पहले भी जो कई कांग्रेस के नेता अपने यहाँ रैली में बुलाने से मना कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि उसकी पुनरावृत्ति पुनः होने वाली है। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी के प्रचार का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होगा। ऐसे में राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी को प्रचार में उतारकर कांग्रेस युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश करना चाहती है, पर मैदान में मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी के नाम से है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और एक्शन में है सीएम धामी, पेयजल विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। आज शाम 5:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। हर घर नल हर घर जल पर रहेगा फोकस। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी इसमें मौजूद होंगे। आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी अब कार्यक्रम करेगा और सीएम धामी इसमें मौजूद होंगे। और उत्तराखंड सीनियर सिटीजन के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में शामिल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है। कोरोना महामारी के चलते साल 2020 में पूरे देश में अपराध की घटनाओं में कुछ हद तक कमी देखी गई। वहीं उत्तराखंड लगातार तीसरे साल भी सीनियर सिटीजन के रहने के लिए सुरक्षित राज्य बना हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। राज्य के सीनियर सिटीजन भी अपने आप को यहाँ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, ये बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग सेफ रहते हैं, चैन से रहते हैं। यहाँ कोई क्राइम नहीं है और पोल्यूशन भी नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सीनियर सिटीजन से जुड़े 24,794 मामले दर्ज हुए और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 4,909 मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 4,602 मामले, गुजरात में 2,785 मामले दर्ज किए गए। वहीं सबसे कम अपराध वाले राज्यों में मणिपुर में 7, असम में 6, झारखंड में 2 और उत्तराखंड में सिर्फ 4 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने इसका बड़ा और सबसे बड़ा कारण हेल्पलाइन और सीनियर सिटीजन के लिए तैयार हेल्प डेस्क को बताया है। कोई भी सीनियर सिटीजन रिलेटेड अगर कंप्लेंट आती है तो उसमें तुरंत ही कार्रवाई और एक्शन लिया जाता है। सीओ रैंक के अधिकारी जो हैं उन्हें नोडल बनाया गया है सुपरवाइज करने के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसको भी हम समय समय पर जो है एक वाइड लेवल पे उसकी अवेयरनेस भी की जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से साफ है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए उत्तराखंड सबसे ज्यादा मुफीद है, लेकिन साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस को काम करने की जरूरत है, जिससे जल्द इस पर लगाम लगाया जा सके। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।